Welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue with chapter 11 of ISC class 11th economics, which is structural changes in the Indian economy after liberalization. So last में हमने एक लाइव क्लास करी थी, जिस लाइव क्लास में हमने प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स और प्राइवेटाइजेशन के फीचर्स हमने कुछ करे हुए थे। उसमें क्या हुआ था आपको जैसे पता है, वो लाइव क्लास में जो हम नवरत्न वाला फीचर कर रहे थे वहीं पर वो वीडियो एंड हो गई थी। सो इस वीडियो में हम उसी फीचर से कंटिन्यू कर चलेंगे, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में हमने ये देखा कि एलपीजी पॉलिसी कोई बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में हमने ये देखा कि क्यों वो जो है जितनी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट उन सबको प्राइवेट कर रही थी, कैसे किया जाता है, सही है कि नहीं सही, वो सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। फीचर्स की बात की जाए तो हमने कुछ फीचर्स इसके कर लिए थे कि क्या क्या पॉलिसी रही है इससे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तरफ और ये सारी चीज़ें। इसमें हमने एक टर्म देखा था CPSEs। क्या हमने टर्म देखा था? CPSEs। CPSE का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसी टर्म को लेकर हम आगे के फीचर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें थर्ड फीचर की बात करनी थी, एंड थर्ड आपकी थी बेसिकली ये फीचर्स ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, मतलब प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, हम ये देख रहे हैं। जो थर्ड फीचर है आपका ये है पॉलिसी ऑफ नवरत्नास। पॉलिसी ऑफ नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो इसमें हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि 1997 में एलपीजी की पॉलिसी आई, ठीक है, जिसमें जी क्या करता है, जी का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये एलपीजी की पॉलिसी आई थी 1997 में, तो जो एलपीजी है ग्लोबलाइजेशन करने के लिए इंडिया को बोला गया कि आपको ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल लेवल पर, मार्केट लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करना है, जिसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा बाकी इकोनॉमीज़ के लिए भी। आप केवल क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मार्केट में ओपन अप होने के लिए अब इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइजेज है, वही ओपन अप होंगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, PSE का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आपको क्लियर हो चुका है, करवा दिया जा चुका है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल, मतलब सेंट्रल लेवल पर जितने भी पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसी एंटरप्राइजेस जिसकी ओनर गवर्नमेंट है वो है, इनको क्या किया गया, इसमें देखा गया कि कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेस है जो प्रॉफिटेबल है और जो हमें कंपेरेटिव एडवांटेज दे रही हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज दे रही। तो गवर्नमेंट ने देखा कि कई सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल है और वो हमें कंपेरेटिव एडवांटेज दे रही हैं। तो ये बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हमें कंपेरेटिव एडवांटेज देंगी उन एंटरप्राइजेस को, उन PSEs को, उन CPSEs को हम क्या देंगे, ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम किस मामले में, ऑटोनॉमी देंगे हम मैनेजरियल फंक्शंस में, उनकी मैनेजमेंट में ज़्यादा अब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जो भी मैनेजमेंट होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की वो खुद ही डिसाइड करेगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जनरली जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट ओनर है तो वो तो इंटरफेयर करेगी। पॉलिटिकल चेंजेस होंगे इन्वायरमेंट में, इकॉनमी में कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ने वाला था, डिसीजंस डिले होते थे, ये सारी चीज़ें। तो जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये एंटरप्राइज प्रॉफिटेबल है, हमें कंपेरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें मैनेजरियल ऑटोनॉमी देनी होगी। तो इसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बेसिकली सबसे पहले जब बात हुई थी तो सबसे पहले हमने नवरत्न बनाए थे, नवरत्नास की बात हुई थी। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये देखा कि ऐसी कौन कौन सी, अब ये काम करना था, अब ये काम करने के लिए क्या हुआ, हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी एंटरप्राइजेस ऐसी हैं जिन्हें हम कंपेरेटिव एडवांटेज जो हमें दे रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये देखा गया कि ऐसी कौन कौन सी एंटरप्राइजेस हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल हैं, मतलब हाई प्रॉफिट्स दे रही हैं, और उसके अलावा हाई परफॉर्मिंग है, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो जो हाईली प्रॉफिटेबल और हाई परफॉर्मिंग वाली एंटरप्राइजेस थी, इन एंटरप्राइजेस को नाम दिया गया नवरत्नास का, नवरत्ना।
नवरत्न कौन से? नवरत्न आपने वर्ड सुना होगा, मुगल के टाइम पे यूज़ होता था ना, 9 बहुत ही स्पेशल लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड लोग होते थे उनको नवरत्न बोलते थे क्योंकि वो 9 थे इन नंबर। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करी गई कि कौन सी हाई प्रॉफिटेबल हाई परफॉर्मिंग है, इसमें क्या हुआ 9 ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करी गई थी, 9 CPSCs जो है इस तरीके की मिली थी। तो इसलिए क्योंकि 9 थी ये, इसलिए इसका नाम नवरत्न रख दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम में मतलब बेसिकली जो आपका डेटा बुक में है 21 नवरत्न है। तो नवरत्न नाम उनका कंटिन्यू रखा गया, जो कि रखा इसलिए गया था क्योंकि 9 ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करी गई थी उस टाइम पे। पर अब बढ़ करके और भी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा काम किया तो वो भी नवरत्न के अंदर आ जाती हैं, 21 है, ठीक है। मे बी आपकी बुक में डेटा चेंज हो बिकॉज मेरी बुक पुरानी है थोड़ी, ठीक है। नवरत्न हुआ, जब नवरत्न की बात हुई तो अब ये हुआ कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच आर हाईली प्रॉफिटेबल एंड हाई परफॉर्मिंग, तो इन्हें हमें ऑटोनॉमी फ्रीडम देनी है मैनेजमेंट में ताकि ये और ग्रो करे और ग्रो करके ग्लोबल जाइंट बन जाए, ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करें। इसके बाद बात आती है महारत्नास की। तो सबसे पहले वर्ड कौन सा आया था आपका? नवरत्न। महारत्नास, महारत्नास वो होती हैं जो होती हैं मेगा नवरत्न, मेगा नवरत्नास जो होती हैं जो नवरत्नास मेगा है, मतलब इस नवरत्न से भी जो बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा हाईली परफॉर्मिंग है, उन मेगा नवरत्नास को नाम क्या दिया गया? महारत्न। तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की में क्या है? महारत्न। महारत्न के बाद नवरत्न और नवरत्न के बाद हम आगे पढ़ेंगे मिनी रत्न। तो जो महारत्नास है ये मेगा नवरत्नास होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये बताया गया है कि ड्यूरिंग 2010 to 11 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द महारत्न स्कीम। और क्या कह सकते हैं, महारत्न स्कीम में क्या हुआ था? अंडर विच मेगा नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव बीन एम्पावर्ड टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस। तो जो नवरत्नास से भी बड़ी थी मेगा नवरत्नास, इनके लिए गवर्नमेंट ने काम किया कि इनके ऑपरेशंस को, इनकी वर्किंग को, इनके जितना भी काम है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, बढ़ाया जाए लार्ज लेवल पर और मतलब एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है। बेसिकली ये काम हुआ। इसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद बात आती है हमारी कितनी महारत्न थी, कहाँ कितनी नवरत्न थी, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। मेरे में 8 और 16 दिखा रही हैं। मिनी रत्न कंपनीज कैसी हैं? जब नवरत्न की बात होगी, महारत्न की बात होगी, तो अब बची मिनी रत्ना कंपनीज। तो ये क्या थी? ये बेसिकली ऐसी कंपनीज थी जो जनरल लेवल पर प्रॉफिट अर्न कर रही थी, हाई प्रॉफिट्स नहीं अर्न करनी थी। नवरत्न की कैटेगरी क्या थी? हाई प्रॉफिट, हाई परफॉर्मिंग। तो प्रॉफिट कर रही थी, परफॉर्म अच्छा कर रही थी, वो नवरत्न होती है। इनसे भी अच्छा जो काम कर रही थी वो महारत्न हो गई। पर जो कंसिस्टेंटली लगातार प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, छोटे लेवल की छोटी कंपनीज थी पर प्रॉफिटेबल थी, उन्होंने कहा कि हम भी तो मिनी रत्न है, हमारे लिए भी स्कीम लाओ। तो इसलिए क्या हुआ? मिनी रत्न स्कीम लाई गई। और ये जो है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कंसिस्टेंटली लगातार प्रॉफिट्स बना रही थी, ठीक है। तो इसका नंबर भी बताया गया, बाकी इतनी चीज़ें हैं। तो अब हुआ क्या इस स्कीम के अंदर, जो पॉलिसी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न है, इसमें हम बेसिकली 3 टाइप की कंपनीज की बात करेंगे, नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न। वैसे पहले महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। और इसके लिए बेसिकली क्या काम किया गया, क्यों किया गया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिकॉज नाउ वी हैव टू बिकम अ ग्लोबल जाइंट। इतनी बात हुई तो जब हमने ये ऑटोनॉमी दी इन कंपनीज़ को, तो हुआ क्या इससे? ऑटोनॉमी फ्रीडम देने से इनके जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है, इनके जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजन है, इनको क्या काम कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर किसको लोन देना है, कहाँ से लोन लेना है, कैपिटल कहाँ से जनरेट करना है, ये सारी डिसीजंस ये खुद से लेने लगे। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसी क्या थी? नवरत्न की पॉलिसी थी। सो आई होप ये आपको फीचर क्लियर हो गया होगा। तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में ही ये पॉलिसी ऑफ नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न आई थी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आएंगे फोर्थ फीचर पर। फोर्थ फीचर है जो आपका, ये भी बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। फोर्थ फीचर है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? सबसे पहले इस वर्ड को समझो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम क्या है? ये आप लोगों ने कॉमर्स से पढ़ा है, एक मेमो वर्ड से आया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ मेमो का मतलब आप इतना ही समझ लो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है? तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन गवर्नमेंट
एंड आपकी CPSEs। देखो इस पॉइंट को समझो, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू MOU विद द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। मतलब गवर्नमेंट ने इन बेसिकली सी नॉर्मल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनके साथ एक ये मेमोरेंडम साइन किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी, जिसका पर्पस गोल ये था कि वो इन PSEs की, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ग्रोथ करना चाहती है, इनको इम्प्रूव करना चाहती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस अंडरस्टैंडिंग की बात क्या कहेगी, मेन ऑब्जेक्टिव अगर इस MOU का देखा जाए तो वो था ग्रांट ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय रिड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल एंड इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि यहाँ बात हुई, ये जो मेमो साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब साइन हुआ था तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इसके ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल को कम करना है, क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल को कम करना है और क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है। बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल को कम करना है और क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस आ जाए। अब देखो ये वर्ड्स आप समझ लो, बहुत ही सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो मेमोरेंडम एक साइन किया गया गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बीच में, और इसमें उन्होंने बोला कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो आप हैं आपके हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हम करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये है कि हम आप पर जो कंट्रोल है, जो हम आप पर कंट्रोल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम करने वाले, मतलब अब हम कम कंट्रोल आपको करेंगे, मतलब कि हम आपको फ्रीडम देंगे। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि चलो ठीक है अब तुम 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे रात के 9 बजे तक तुम कहीं भी जाओगे, हम तुम पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमने कंट्रोल कम कर दिया। कंट्रोल हम कम करेंगे जब तुम 9 बजे के बाद रात को कहीं जाओगे, उसके बीच में तुम्हें जहाँ जाना हो जैसे जाना हो तुम जाओ, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कुछ नहीं जानना है, आना है जाना है जाओ, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने बोल दिया कि हमने कंट्रोल कम कर दिया, मम्मी पापा ने कंट्रोल कम कर दिया, तो कंट्रोल कम करने का मतलब क्या हुआ, फ्रीडम दे दी ना। अब आपको ये फ्रीडम मिल गई है कि आप सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक जहाँ जाना है जाइए, कोई नहीं आपको रोकेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो ये मेमो था इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंट्रोल को कम करना, मतलब और फ्रीडम देना, ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रीडम देना, क्योंकि हम कंट्रोल कम कर रहे हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है, अगर आप कमर्शियल भाषा में देखो तो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम देना, इंडिपेंडेंस देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली जनरली जब हम बात करते हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी को बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो वैसे अगर आपको बता दिया जाए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए इतना समझो कि अकाउंटेबिलिटी का होने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस, इस काम के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो किसी चीज़ के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना या अकाउंटेबल ठहराना सेम बात है। तो वहीं यहाँ पर बात हो रही कि अकाउंटेबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एंटरप्राइज में किसी एक डिपार्टमेंट का ये पर्टिकुलर काम है तो उस काम के लिए वो डिपार्टमेंट अकाउंटेबल रहेगा। जनरली पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करते रहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में एक के पास जाओगे बोलेगा ये मेरा काम नहीं है इनका काम है, दूसरे के पास जाओगे मेरा काम नहीं इनका काम है, तो इससे क्या है लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहते हैं। बट इन्होंने क्या बोला, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हम इन PSEs की अकाउंटेबिलिटी की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, अब आप अकाउंटेबल रहेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस ला रहा है। अब जैसे सिंपल सी बात, आपके मम्मी पापा ने बोल दिया सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कहीं भी जाओगे, जैसे भी जाना है जाओ, हम नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच में अगर तुम्हें कोई भी चोट लगी, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हुआ, कहीं भी चोट लगी, तो उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार होगे, ठीक है। तो अब जब आप सुबह के 9 से शाम रात के 9 बजे तक कहीं जाओगे तो इसका मतलब है आप ध्यान से चलाओगे कार, आप ध्यान से अपनी गाड़ी चलाओगे या फिर अपनी बाइक स्कूटी जिससे भी जाते हो, आप हेलमेट लगा कर जाओगे, आप तो फिर भी नहीं जाओगे, बहुत से लोग ऐसे फिर भी नहीं जाएंगे। बट एक ऐसी सिचुएशन ले रहे जहाँ पर आप मान रहे हो ये बातें कि हाँ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जो कि देना चाहिए, बिकॉज
जब कहते हैं ना, जब सामने चीज़ आती है कि अब मतलब कई बार बहुत लोगों के साथ होता होगा, जब एक्सीडेंट एकदम होने वाला होता होगा और वो बच जाते होंगे, तो पूछो वो जो कुछ माइक्रो सेकेंड से बच जाते हैं वो कितना कीमती रहता है हम लोगों के लिए, ठीक है। सो हेलमेट लगा के चलाओ यार, थोड़ा सा क्या सिर दर्द होगा, थोड़ी सी चीज़ें नहीं दिखेंगी, है ना, और कुछ नहीं, बाल ख़राब हो जाएंगे, कंघी रख लो, बाल सही कर लेना, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगा के फिर जाया करो, ठीक है। तो अब टॉपिक पर आते हैं कि ये बोला गया कि चोट वोट लगेगी तुम जिम्मेदार होगे, उस चोट से, वो जो चोट लगेगी उसकी पेमेंट भी तुम करोगे, हम मम्मी पापा पैसे नहीं देने वाले, ठीक है। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमको दे दी। तो क्या है, अब तुम्हारे पास जो फ्रीडम है घूमने की, कहीं पर भी जाने की, कैसे भी जाने की, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, उस फ्रीडम में तुम्हारी एक जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, तुम्हें एक्सीडेंट नहीं करवाना है अपना, तो तुम संभल कर जाओगे। तो वही यहाँ बात हो रही है कि इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी फ्रीडम दी गई, पर बोला गया कुछ गलत होगा, कुछ नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करना है। इस तरीके से ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बिठाया किसने, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बीच में साइन हुआ था, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू ऑल। इसके बाद बात हो रही है कि पर्पस जो था वो ये था कि, हाँ, बेसिक पर्पस ये था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हमें एक सेम लेवल पर लाना है, किसके, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के। देखो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर अच्छे से बेटर फंक्शन करता है। अगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, सो जनरली प्राइवेट सेक्टर बेटर फंक्शन करता है दैन पब्लिक सेक्टर। तो ये इसलिए किया गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बीच में एक सेम लेवल पर वो कम्पीट कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारे में क्या दोनों टाइप की एंटरप्राइजेस चल रही, ठीक है, ये बात होती है। इसके बाद है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो MOU में आए थे, उसमें क्या हुआ, जो जिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ये MOU साइन हुआ है विद द गवर्नमेंट, इनको क्या किया जाएगा, इनकी रैंकिंग करी जाएगी। कैसे, क्यों करी जाएगी, रैंकिंग क्यों करनी है, इनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। होता है ना कि अब देखो, अगर आपको किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराया है, जिम्मेदारी दी है, तो हम देखेंगे आप कैसा काम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप MOU में आए हो, आपको हम रैंक देंगे आपके काम के हिसाब से। वो जो रैंक थी वो बेसिकली 5 थी, 5 रैंक्स होते थे। सबसे फर्स्ट रैंक आपकी एक्सीलेंट, जैसे आपके स्कूल में नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड के नीचे लिखा होता है। फिर आता है वेरी गुड, फिर गुड, और फिर शायद फेयर है, हाँ, फेयर और फिर पुअर। ये जनरली हम लोग कहाँ देखते थे, जो हमारा अटेंडेंस वाला होता था। अटेंडेंस के कॉलम में नीचे होता ना अटेंडेंस क्या, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, फेयर है, पूरे वही है। तो बेसिकली यहाँ तो अटेंडेंस नहीं देखेंगे, यहाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस देखनी है कि किस हिसाब से हम किसको रैंक करेंगे। जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसको एक्सीलेंट दिया जाएगा। तो इसका भी डिटरमाइन किया जाएगा कई सारी चीज़ों से, वो उनकी बात है, ठीक है, गवर्नमेंट की बात है। बेसिकली क्या हुआ, ये जो MOU में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आई थी, उनकी रैंकिंग करी गई थी इस 5 स्केल पर, जो कि ये है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 5 पॉइंट स्केल थी। इसके बाद आता है, हाँ, ये चीज़ है कि इस MOU के बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की फंक्शनिंग बढ़ी है, अच्छी हुई है, बहुत इंप्रूव करी है। और इसके बाद जो है इंप्रूव होने के बाद वो भी इन स्लैब्स में आती थी। इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि कितने आपके एक्सीलेंट थे, कितने वेरी गुड थे, कितने गुड थे, ये सारी चीज़ें, बस इतना ही है, ठीक है। सो आई होप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इन PSCs को ये भी बताएगा कि आपका हम टारगेट सेट करेंगे, आपका गोल सेट करेंगे और आपको वो गोल अचीव करना होगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या था, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बीच में एक अग्रीमेंट होता था कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे पर आप अकाउंटेबल भी रहोगे, आपको टारगेट्स हम सेट करेंगे, आपको वो अचीव करना रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम 5 पॉइंट स्केल पे आपको रैंकिंग देंगे। कौन किसको रैंकिंग देगा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रैंकिंग देगा, ठीक है, ये सारी चीज़ थी। अब इसके बाद, और ये बेसिकली किया क्यों गया, इसलिए किया गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लेवल तक, सेम लेवल पर आकर मार्केट में कम्पीट कर सकें, ठीक है। क्योंकि अब बेसिकली हो क्या रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, लिबरलाइजेशन हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर भी उन एरियाज़ में एंटर कर सकता था जहाँ पर केवल पहले गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करती थी। अब जहाँ केवल गवर्नमेंट काम करती थी वहाँ तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं, पर अब तो हमने कहा नहीं है, प्राइवेट भी काम करेगा, तो प्राइवेट काम करेगा तो ऑब्वियसली अब अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिटेबल रहेगा, गवर्नमेंट का बिजनेस बंद हो जाएगा, ये चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 5th फीचर विच इज़ VRS। VRS क्या होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का क्या मतलब है, देखो इस वर्ड को समझो, नाम से समझ आ जाएगा।
ये कोई रिटायरमेंट की स्कीम है। सबसे पहले रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट वो होता है कि जब आपकी जॉब का टाइम टेन्योर पूरा हो जाता है तो आप रिटायर कर जाते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली ये होता है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और अब आप 65 ईयर्स आपकी एज होगी तो अब रिटायर हो जाओगे। जब रिटायर होगे तो आपको पैसा मिलेगा, फिर वरना जैसे पहले होता था पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। पर यहाँ पर देखो इस रिटायरमेंट स्कीम के आगे एक वर्ड देखा है वॉलंटरी। वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से, खुद से, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से, ठीक है। फ्रॉम योर नहीं, बाय योर ओन विल। इसमें बोला गया कि अगर आप खुद से रिटायरमेंट ले लोगे, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लोगे तो हम आपको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देंगे। फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मतलब कि अगर आप खुद से रिटायर हो जाओगे अपने रिटायरमेंट के टाइम ख़त्म होने के पहले तो हम आपको पैसे देंगे, कंपनी आपको पैसा देगी। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। आप पूछोगे ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उनमें एक प्रॉब्लम हो रही थी ओवर स्टाफिंग की। किसकी प्रॉब्लम हो रही थी? ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। ओवर का मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उनसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल 10 लोगों की ज़रूरत है पर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम 15 लोग कर रहे हैं, हमने 15 लोगों को जॉब दे दी है, काम 10 लोगों में ही हो सकता था, 15 लोगों को हम रखे हुए, लेकिन तो इसका मतलब है हम सैलरी भी तो 15 लोगों को दे ही रहे होंगे ना। काम उतना ही हो रहा है जितना 10 लोग मिलके कर सकते थे, ठीक है। काम उतना ही हो रहा है जितना 10 लोग मिलके कर सकते थे। केवल 10 लोग रखते तो भी हमारा काम उसी सेम लेवल का हो रहा होता, बट हमने 15 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, मतलब 15 लोगों का खर्च हम उठा रहे हैं, 15 लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आपके 5 लोग हैं ये ओवर स्टाफ है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ओवर स्टाफिंग को कम कैसे किया जाए? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दे दो। हमने कहा कि हमने वीआरएस की स्कीम ले आए। अब जिन लोग जो अब ये जो 5 लोग हैं, अब इन 15 लोगों में से कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पैसे को देखकर कॉम्पनसेशन की वजह से अपनी जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। डेफिनेटली अगर उनके पास बेटर ऑप्शन है तो वो यही कहेंगे ना कि ठीक है इधर से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, पैसा भी मिल जाएगा और ये हम और कहीं लगा देंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बिजनेस करना होगा पर वो जॉब की वजह से कर नहीं पा रहे होंगे, पर उनको लगेगा कि नहीं ठीक है अब तो वीआरएस आ गया है, अब कुछ वेट करेंगे कि जब रिटायर होंगे तब बिजनेस करेंगे क्योंकि तब टाइम में दे पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि अब तो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, खुद से रिटायरमेंट ले लो और रिटायरमेंट लेने पे पैसा भी मिलेगा। वरना अगर जॉब छोड़ के जाते तो पैसा नहीं मिलता, तो अब खुद से रिटायरमेंट लेंगे तो पैसा मिलेगा, तो वीआरएस लेके अपना आगे का काम करेंगे। तो अलग अलग मेंटालिटी के लोग अलग अलग तरीके से स्कीम को यूज़ करते हैं, बट इससे बेसिक पर्पज सर्व होता है कि जो ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती, ठीक है। तो ये हमने क्या मेजर लिया था? वीआरएस का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, नेक्स्ट आपका डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ठीक है। क्या है आपका? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि उसमें पहले आप लोग ये बताओ कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ रहा है। केवल डेफिनेशन आ रही है कि डेफिनेशन के साथ पूरी उसकी वो कॉन्सेप्ट भी आ रहा है? कॉन्सेप्ट वैसे आपको बता दिया जाएगा, जो उसके आगे का पार्ट है, प्रोग्राम वाला पार्ट है और जो उसकी लिमिटेशंस दिए गए वो आ रही कि नहीं वो आप बता दीजिए, फिर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी कर लेंगे। इसके अलावा कोई चैप्टर चाहिए अगर आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।